आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे आप देख रहे हैं खबरनामा सनम के साथ। तो खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में थे और वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ रोड शो भी किया। बड़ी तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए भी थे और वज़ीर-ए-आज़म ने असर नव तामीर याफ्ता रेलवे स्टेशन का यहाँ इफ्तिताह भी किया, नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अयोध्या समेत यूपी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला पाटिल वज़ीर-ए-आज़म का आज इस्तकबाल किया और अयोध्या में 1 घंटे तक रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों को वज़ीर-ए-आज़म ने फूलों की पत्तियों से लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल भी किया और नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी वज़ीर-ए-आज़म ने दिखाई और पीएम मोदी ने कई दूसरे रेलवे प्रोजेक्टों को आज मुल्क के नाम वक्फ भी किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अयोध्या की वजह से शहर की सिक्योरिटी को खास तौर पे बढ़ाया गया था और हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, हाईवे और रेलवे लाइन जैसी जो प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के दौरान सड़कों पर खास फोर्स के दस्ते भी तैनात किए गए थे। 4 बड़ी सड़कों का भी इफ्तिताह किया, लेकिन वंदे भारत ट्रेन अब कटरा भी आएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म के अयोध्या शहर में झलक और उसके बाद यहाँ का हाल रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से इसमें बड़ी खबर भी है और जम्मू कश्मीर के लिए भी आज वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाई गई। इब्तदाई तौर पे वंदे भारत ये जो ट्रेन है ये जम्मू के कटरा शहर तक पहुंचेगी और कटरा शहर पर आज कटरा में खास प्रोग्राम रखा गया था। वंदे भारत के इफ्तिताह की तकरीब पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के आले ओहदेदार यहाँ मौजूद थे और जितेंद्र सिंह से लेकर दूसरे ओहदेदार बता रहे थे कि वंदे भारत ट्रेन वो ट्रेन है जो सफ़र आधे से कम वक्त में तय करेगी। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सौगात बताया गया और जम्मू कश्मीर की सौगात के साथ साथ आपको बताते चले कि जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर एक तमदनी प्रोग्राम भी रखा गया था और इस तमदनी प्रोग्राम के साथ साथ जितेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर भी की, दूसरे लोगों ने भी खताब भी किया। और इस ट्रेन के हवाले से खास तौर पे दिल्ली से यूजुअली ट्रेन कश्मीर जम्मू तक 8 से 16 घंटे लेती है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन 7 से 8 घंटे में ये सारा सफ़र तय करेगी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से इसमें दूसरी बड़ी खबर यही है कि पहले पड़ाव में कटरा तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी और अगला पड़ाव जो इसका होगा जब कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जिसमें अंदाज़ा है या उम्मीद की जा रही है कि ये मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वक्त कश्मीर टू कन्याकुमारी वंदे भारत ट्रेन चलेगी और कश्मीर टू कन्याकुमारी के इस ट्रेन से सफ़र की सहूलियात जो है वो बहुत आसान हो जाएंगी। जितेंद्र सिंह को पहले सुनते हैं, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने क्या बताया। मरकज़ी वज़ीर पीएम ऑफिस में वज़ीर हैं, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के हवाले से क्या बताया और उसके बाद हमारे साथी अनिल शर्मा इस ट्रेन में वंदे भारत ट्रेन का जो आज ड्राई रन हुआ उसमें बैठे हुए हैं। कैसी है ट्रेन, क्या चल रहा है, कैसा रहा प्रोग्राम, वो भी अनिल शर्मा से पूछेंगे। लेकिन पहले जितेंद्र सिंह ने मीडिया से क्या बात की। एक्सप्रेस लेन का तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी को, और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है और आने वाले समय में इससे तजारत, उद्योग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस, उस सब में हमें लाभ भी पहुंचेगा। आज मेरे साथ साहू साहब भी हैं जो यहाँ के उत्तर भारत का सारा कामकाज देखते हैं। ये सेरिमोनियल रन आज अब की जा रही है और ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं उनमें से होकर के नूपुर हुआ। कुछ एक दिन के बाद इसका नियमित चलना शुरू होगा। आरंभ में सभी स्टेशन कवर शायद ना होंगे क्योंकि ये फिजिबिलिटी इत्यादि स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाले महीनों में फिर नियमित तौर पर उधमपुर, बलवाल, कठुआ ये सारे कवर कर लिए जाएंगे।
तो आज ये एक तरह की नेकी भी हो रही है और सेरेमोनियल लॉन्चिंग भी, क्योंकि मोदी जी अयोध्या में थे और हम सबकी इच्छा थी कि अयोध्या जैसे इस पावन धरती से जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हम किसी न किसी नाते जुड़ जाएं, और इसलिए उनका धन्यवाद भी है। और मुझे लग रहा है कि नव वर्ष में उधमपुर की विशेष बात यह है कि इसको और भी 2 तोहफे मिले। एक तो आपने कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम रखा, और कहा जाता है कि शायद देश में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नॉर्दर्न रेलवेज का एक बड़ा कारनामा। हमारे साथी अनिल शर्मा इस ट्रेन में बराबर बैठे हुए हैं, ट्रेन को पूरी तरह से कवर कर रही है। वंदे भारत ट्रेन जो इस वक्त जो है पहला रन इसका हो रहा है, तो इस ट्रेन में अनिल के पास सीधा चलेंगे। थोड़ा हमें ट्रेन अंदर से भी देखिए, बाहर का रेलवे स्टेशन है, अंदर से हमारे नाजरीन को रेल दिखा दीजिएगा और अनिल से भी मिला दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। अनिल बताइए। अनिल बहुत शुक्रिया। अनिल आप ट्रेन में बैठे हैं, आपका वीडियो आ रहा है, उसमें नजर आ रहे, तो कैसी है ट्रेन, और साथ साथ में ये भी बताइए तो कैसा उत्सव था कटरा और जम्मू के रेलवे स्टेशन पे। अनिल आप तक आवाज आ रही है तो हमें फुल फ्रेम में जरा ट्रेन दिखाइएगा अंदर से। अनिल से हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अनिल तक हमारा राब्ता हो पाए। ये जम्मू की तकरीब है, ये जम्मू की तकरीब जो कटरा में हुई थी रेलवे स्टेशन पर, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो हरी झंडी जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दी, उस तकरीब का ये खुलासा है। लेकिन अनिल शर्मा उसी ट्रेन में बैठे हैं, वंदे भारत की जो पहली रन है जिसे ऑफिशियल रन कहा जाता है, तो उस ट्रेन में बैठे हैं। कैसा है माहौल, जरा अनिल बताइएगा। काफी अत्यंत प्रसन्न करने वाला है, और तस्वीर में दिखाऊंगा कि इस वक्त जितेंद्र सिंह खुद इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। गुलिस्तान से इस समय एक्सक्लूसिव विजुअल जो हैं इस वंदे भारत के दिखा रहे हैं, और खुद इस वंदे भारत का सफर कर रहे हैं। तमाम ये उस सफर का लंबा जो इंतजार था, आज ये दूसरा जो ऐतिहासिक आज जम्मू कश्मीर के वासियों को देश के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये जो है सौगात दी गई है। और इस वक्त आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ जाहिर किया है। इसमें यह साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास के कार्य के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री जो है वो प्रतिबद्ध हैं, और इन विकास कार्यों को जो है और भी गति में जो है वो लाया जाएगा। और इस वक्त भी जो तस्वीरें हैं लगातार हम वंदे भारत की दिखा रहे हैं, और इस वंदे भारत के साथ साथ 6 और वंदे भारत का आज फ्लैग ऑफ जो है वो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के वासी जो है वंदे भारत में सफर करते हुए काफी अत्यंत प्रसन्न जो है वो नजर आ रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरों में मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि जो इस वक्त सफर है वो बेहद अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। और आप ये देख सकते हैं कि इस सफर में आज तो अगर हम बात करें तो कठुआ में लगभग जो है कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे, और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और लगातार कटरा से लेके उधमपुर तक और दिल्ली का सफर जो है वो बेहद खास रहने वाला है। आप बताइए कैसा रोमांचक है ये सफर। देखिए, सफर की बात कर रहे हैं तो काफी खुश नवा सफर जो है वो देखने को मिला है, और राहत भरा सफर है। इस राहत भरे सफर की बात करते हैं तो इस राहत भरे सफर में ये साफ है, इस वक्त अगर हम बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद इस सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे ही थोड़ा सा अनुभव थोड़ा सा लेना चाहेंगे। इस अनुभव में कैसा रहने वाला सर, अनुभव की बात करते हैं। अनुभव में जो है ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये काफी खुशनुमा माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है, और लोगों में भी काफी अत्यंत खुशी जो है वो जाहिर होती हुई नजर आ रही है। जरा बात कराइए जितेंद्र सिंह जी से, आप पूछिए उनसे कि कैसा है, पहली बार वंदे भारत में शायद सफर कर रहे होंगे, तो कैसा अनुभव है। देखिए, उन्होंने ये साफ जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी विकास कार्यों के लिए जो है वो देश के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं, और उन कार्यों को जो है और भी तीव्र गति में जो है वो लाया जाएगा। और आज इस सफर में जो है काफी खुशनुमा माहौल कर रहे हैं, जो माहौल इस समय देखने को मिल रहा है उनमें ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से कटरा की बात करते हैं, उधमपुर की बात करते हैं,
तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद रूबरू होना चाहते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस वंदे भारत के सफर को, और क्या आज आप गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ सबसे पहले बधाई है और आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या की पावन नगरी से उन्होंने कटरा वैष्णो देवी हमारे आस्था स्थल से फ्लैग ऑफ किया है। आपको स्मरण होगा कि सब 2020 में जब ये कॉन्सेप्ट आया था वंदे भारत का, तो दूसरी वंदे भारत देश की हमें मिली थी कटरा के लिए वाराणसी के बाद। और आज जब ये दूसरी वंदे भारत का क्रम शुरू हुआ है तो पहले बार फिर से कटरा शामिल है। तो जाहिर है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री कितनी प्राथमिकता देते हैं क्षेत्र को, कितनी श्रद्धा के साथ और साथ में साथ संवेदनशीलता के साथ। आपको ये भी याद होगा कि सन 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला उनका प्रमुख कार्यक्रम था वो कटरा वादा वैष्णो देवी रेल से इनके लोकार्पण का, और कई समय से वो काम विलंबित पड़ा था। मुझे लगता है कभी कोई विश्लेषक इसका भी आपने बताने की कोशिश करेगा कि रेल जम्मू की कितने साल 1971 में पहुंची थी जब रेल स्टेशन स्थापित हुआ था जम्मू में। क्या कारण है कि 40-45 वर्ष किसी सरकार ने इस सेक्टर की ओर ध्यान नहीं दिया? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, जिसमें वो चाहती नहीं थी जिस क्षेत्र में उस तरह की मुख्य धारा था। और उसके बाद 2014 के बाद ये पुनः प्रोसेस आरंभ किया गया। 83 में पटरी का फिर से अलाइनमेंट तय की गई। आज वहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निर्माणित हो चुका है। अगले वर्ष कश्मीर घाटी जम्मू से होते हुए शेख भारत के साथ रेल के माध्यम से जुड़ जाएगी। पार का विकास, रेवेन्यू का विकास, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और का इको सिस्टम है ये प्रमाण कि आज वैष्णो देवी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। लगभग 1 करोड़ यात्री आज की डेट में 2023 में 30 सितंबर को और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ तो एक इको सिस्टम साथ ही साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर हो जाएगा। तो आपके पास एक और विकल्प हो जाएगा। वंदे भारत सुबह बैठी है, वंदे भारत शाम को बैठी, या फिर जब भी मर्जी करे तो गाड़ी उठाइए और चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें पूरा अपडेट किया। अनिल शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे साथी, और वंदे भारत ट्रेन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ और भी मामला आते हैं, कुछ और भी पड़ा हुए, कुछ लोगों से भी बात की, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, ट्रेन चल पड़ी है, लोग उसमें सफर कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को पैदल सफर करना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती बफ्लियाज जा रही थी, उन लोगों की फैमिली से साथ में ले जा रही थी जिनके हवाले से इल्जाम है कि फौज ने उन्हें जेर हिरासत जदकोब किया, और जदकोब करने के बाद 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई, 15 दूसरे जख्मी हुए, और महबूबा मुफ्ती को करीबन 10 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना पड़ा है। बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती जा रही थी, उसको जाने की इजाज़त, उनका काफिला रोका गया, उसको बताया गया कि आगे जाने की इजाज़त नहीं है। 10 किलोमीटर लगभग पहले ही रोका, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने नहीं माना और वो पैदल निकल पड़ी। सारा जो तामझाम है या सारा जो कुछ रुकावटें वो तोड़ती हुई पैदल निकल पड़ी, और करीबन 9 किलोमीटर वो चल पड़ी हैं। और अभी वो जो गाँव है उससे कुछ मिनट पहले इस बुलेटिन में आने से के साथ ही मुझे बताया, वहां से हमारे साथी जो है उन्होंने बताया था कि महबूबा मुफ्ती लगभग 500 मीटर दूर यानी आधा किलोमीटर दूर हैं अभी उन घरों से जहां उसने प्रोग्राम बनाया हुआ वहां जाने का। वहां पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है, वो नीचे बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट पे बैठी हैं और पूछ रही है कि आखिर रोकने की क्या वजह है। तस्वीर जो है, या आखिरी तस्वीर जो है, लेटेस्ट विजुअल्स हमारे पास पहुंची है। महबूबा मुफ्ती और उनके रुफ़का जो है वो बफ्लियाज जाना चाहते थे। आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती पहले दिन ही बफ्लियाज जाना चाहती थी, लेकिन उस दिन महबूबा मुफ्ती के पार्टी के तरफ से बताया गया कि वहाँ रास्ता उसका रोका गया, उन्हें घर में नज़रबंद रखा गया, और कल शाम को मालूम हुआ कि उन्हें इजाज़त दी गई है। और आज सुबह महबूबा मुफ्ती जो है वो बफ्लियाज के लिए रवाना हुई थी। वहां पहुंचने पर बफ्लियाज के करीब ही उन्हें रोका गया और बताया गया कि आगे सिक्योरिटी कंसर्न, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। ताहम महबूबा मुफ्ती ने नहीं माना, और उसके बाद सनी शर्मा हमारे वहां पे साथी, हम उनसे जानेंगे कि क्या रही सिचुएशन, क्यों रोका गया। सनी शर्मा के पास हम सीधा चलेंगे और जानेंगे कि क्या है वहां पे सिचुएशन इस वक्त। लेकिन जरा पहले महबूबा मुफ्ती का सुन लेते हैं। उसको रोका गया, वहां पर उसने मीडिया से बात की। जरा सुनिए पहले महबूबा मुफ्ती क्या बता रही है। डांटते हैं आर्मी वालों को, वो मार के चले जाते हैं। फिर आर्मी वाले आते हैं और लोग उसको नहते लोगों को मार के चले जाते हैं।
रविंद्र रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। ये तो चाहते ही नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रख सके। ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ इतनी वो कोई रेफ्यूजी बन के नहीं आए थे। मैडम आपको पहले ही रोक दिया। जमीन, समंदर, जंगल लेके हिंदुस्तान के साथ कितने किलोमीटर आप पैदल चले? हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है। अभी तक 7.5 किलोमीटर हम चले, अब कोई 4-5 किलोमीटर है तो रोक रहे। मैं तो यही बैठूंगी रात भर। बाकी लीडर्स को जाने दिया, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? हम कोई खुदा ना खास्ता वहाँ हंगामा करने तो नहीं जा रहे। हम तो वहाँ जो लोग, जिनके लोग मारे गए और इतनी बेदर्दी से मारे गए हैं, टुकड़े किए गए उन लोगों की, तो उनकी गवाही किनसे मिलना चाहते हैं? तो ये कौन सा बड़ा गुनाह है? ये तो कहते हैं सब जम्मू कश्मीर में ठीक है, चंगा है, यहाँ तो दूध की नदियां बहती हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हमें क्यों रोका जा रहा है? रूलिंग पार्टी का, बीजेपी की अगर बात करें तो वो क्या करने गए थे वहाँ रविंद्र रैना? पालकी में बैठ वो पालकी में बैठ के वहाँ क्या करने गए थे? मुझे तो पहले भी नहीं जाने दिया। उसको सबको जाने देते, मुझे क्यों नहीं जाने देते? डरते हैं क्या ये कि वहाँ जो पोल है इनकी वो खुल ना जाए? मैंने सुना इन्होंने वहाँ जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की है। उनको धमकाया है कि अगर तुम लोग वापस नहीं चली गई, जब वो ये कर रही थी, बेचारी भीख मांग रही थी, हमारे लोगों को छोड़ दो, कहा तुमको भी नंगा करेंगे और तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे मर्दों का किया। क्या लगता है? सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है, आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला अब नहीं जा सकते हो। क्यों बंदिश लग रही है? तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। तो अभी आपका तो आपको लगता है कि अभी बैठूंगी, मैं यही बैठूंगी। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उसको कल इजाजत दी गई, बोला गया आप जा सकती हैं। आज सुबह वहां जब यहां बफ्याज पहुंची तो उनको जाने की इजाजत रोका गया है। महबूबा मुफ्ती हाँफती कांपती रही, चलती रही, रुकी नहीं। और महबूबा मुफ्ती करीबन 500 मीटर अभी दूर है। निसार खान हमारे साथी बिल्कुल महबूबा मुफ्ती के कारवान के साथ हैं। कुछ पीडीपी कारकुनान को गिरफ्तार करने की भी खबरें हैं। क्या वाकई में गिरफ्तार किए जा चुके हैं? कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें जो चल रही हैं क्या वो है? और पीडीपी हल्के बता रहे हैं कि उनके कुछ पार्टी वर्करान को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या खबर है? असल हकायक क्या है? तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लेकिन हम सीधा चलेंगे निसार खान के पास। निसार जी सनम महबूबा जी, आज ताजियत कुर्सी के लिए जो कैजुअलिटीज हुई थी सिविलियन की तोपा पीर पर, तो वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो इनको कल इजाजत दी गई है, लेकिन आज इन्हें जो है वो बुनियाद के मुकाम पर पहले रोका जाता है। वहाँ से ये 7 किलोमीटर पैदल सफर तय करके ऊपर तक आती है। अब जो ताजियत कुर्सी के लिए जहाँ इनको जाना है वहाँ से ये 2 किलोमीटर पीछे हैं और इनके तमाम जो पीडीपी वर्करान इनके साथ थे उनको डिटेन कर लिया गया है। पुलिस ने गाड़ियों में भर लिया है। अब महबूबा मुफ्ती जी को भी उठाने की जो कोशिश है वो जारी है, लेकिन वो एक बात पे अड़ी हुई है कि पहले मुझे गिरफ्तारी वारंट बताओ और उसके बाद मुझे उठाओ। मुफ्ती के साथ जितने भी कारकुन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पिक कर लिया गया। अभी गिरफ्तारी कम नहीं कह सकते, उठा लिया है या पिक कर लिया है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती अकेली हैं, तो क्या महबूबा मुफ्ती नीचे बैठी हैं, चल रही हैं, कहीं पे खड़ा है, क्या है? आप उनके साथ इस वक्त बताइएगा। जी सनम, महबूबा जी जो हैं वो सड़क पर बैठी हुई हैं, बल्कि लेटी हुई हैं। वो कह रही हैं कि मुझे पहले गिरफ्तारी वारंट दिखाए जाएं। कल मुझे बोला गया कि आप जा सकती हो, और उनका साफ कहना है कि जहां बाकी दिगर पार्टी के वर्कर जो हैं और लीडरान हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन मुझे ही क्यों रोका जा रहा है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? लेटेस्ट अपडेट हमें बता दीजिएगा, वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है? जी सनम, यहाँ पूरा इलाका जो है दनाड़ जगह का नाम है, और ये पूरा इलाका जो है ये एसओजी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ से भरा हुआ है। और महबूबा जी को अब उठाने की कोशिश की जा रही है। लेडीज पुलिस जो है उसको बुला लिया गया है और अब उन्हें जो है वो डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खान हमारे साथी वहां पे। और ये जो महबूबा मुफ्ती के साथ जो लोग हैं उसी को पूरी तरह वो भी उनमें मौजूद हैं और इस पूरी सिचुएशन को आंखों देखा हाल जो आपने देखा। महबूबा मुफ्ती जमीन पे बैठी हैं। अभी आज लेटेस्ट तस्वीरें हमारे पास नहीं है, ये कुछ लगभग 15 मिनट पहले की तस्वीर हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। और लेटेस्ट तस्वीर यही बताया जा रहा है, निसार बता रहे हैं कि बाकी जो उनके कारकुन हैं उनको उठा लिया गया, उनको पिक कर लिया गया है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती एक है जो जमीन पे लेटी हुई है, उनको भी पकड़ने की, उनको भी पिक करने की कोशिश है वो लगी हुई है। वुमेन पुलिस को बुलाया गया है ताकि महबूबा मुफ्ती वहां पे
रिटाइलेट कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, मान नहीं रही हैं, बता रही हैं कि मुझे बताइए किस जुर्म में, मुझे वारंट दिखाइए। और ये सिचुएशन जो है इस वक्त वहां की चल रही है। ये जम्मू कश्मीर का आपको थोड़ा सा याद दिलाते चलें, कल फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त हैं वो गए थे वहां पे, वो अस्पताल भी गए, वो बाकी लोगों से भी वहां मिले, लेकिन महबूबा मुफ्ती को आज तो जाने की इजाजत थी, लेकिन वहां पे खबरें हैं जो हमारे साथी वहां से अपडेट कर रहे हैं। हमारे 3 साथी जो इस वक्त जगह पे लगे हुए हैं, सनी शर्मा है, निसार खान है और हमारे दूसरे आकाश मलिक हैं, वो 3 बफलियाज में उन फैमिली के घर पे भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं। और जो महबूबा मुफ्ती का कारवान जो चल रहा था उसके साथ निसार खान थे, तो निसार खान ने हमें बताया कि इस वक्त इलाके में तनाव है और महबूबा मुफ्ती सड़क पर बैठी हुई है। फारूक अब्दुल्ला का हाल आपको बताते चलेंगे, वो बता दिया है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आज एक और बयान दिया है। ये बराह रास्त तस्वीरें जो इस वक्त वहां की हैं और सनी शर्मा हमारे जो हैं, निसार खान वहां से हमें लाइव तस्वीर दिखा रहे, और ये लाइव तस्वीर बराह रास्त आप वहां से इस वक्त देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती नीचे बैठी, आप देख रहे होंगे तस्वीर में थोड़ी सी नजर आ रही है, आसपास पूरा सिक्योरिटी का कवर लगा हुआ है और महबूबा मुफ्ती इस वक्त अकेली बैठी, उनके कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, यूं कह सकते हैं पिक कर लिया गया है। और ये वो तस्वीर है जो महबूबा मुफ्ती की तस्वीर हमें बराह रास्त वहां से आई है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। पहले महबूबा मुफ्ती से जब बात हुई थी वो हाँप रही थी, क्योंकि बहुत चलना पड़ा, पहाड़ी इलाका है तो हाँप रही थी, लेकिन अब वो नीचे बैठी हुई है। गिरफ्तारी की जिस तरह से बात बताई जा रही है, निसार ने बताया। लेकिन आपको बताते चले, अयोध्या मंदिर का आज इफ्ताह भी हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि अयोध्या मंदिर का जो इफ्ताह हुआ है, मैं हर उस शख्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने मंदिर के लिए कोशिश की। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने भाईचारे, मोहब्बत और इख्वत की बात की है और राम मंदिर भी इख्वत मोहब्बत की निशानी है। जरा फारूक अब्दुल्ला को सुनते ही, वक्त की कमी है। राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी जबान क्या है, वो कहां से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे। भगवान राम सबके हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान और कहना कि राम मंदिर बनाने वालों को मुबारकबाद। लेकिन आपको बताते चलें, सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस साल के दौरान 94,35,000 यात्रियों ने माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और पिछले कई सालों के मुकाबले में ये सबसे ज्यादा थी। उन्होंने बताया कि बोर्ड की जानिब से मंदिर आने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल इससे भी ज्यादा यात्री मंदिर में हाजिरी देंगे। कोविड के मामला के हवाले से सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने बताया कि जो भी कोविड-19
इन गाइडलाइंस हैं उन पर अमल करना होगा और इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइनें जारी की जाएंगी बोर्ड की जानिब से भी उन पर अमल किया जाएगा। एक साउंड बाइट अंशुल गर्ग का और उसके बाद हम प्रोग्राम को यहीं पे अख्ताम पसीर करेंगे। कोविड कंप्लायंस जो गाइडलाइंस हैं बोर्ड की, वो हमेशा से ही जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स की एडवाइजरीज आती हैं बोर्ड की तरफ से, वैसी एडवाइजरीज हमेशा से रहती हैं। पर चूंकि ये काफी एडवांस्ड या प्रीलिमिनरी स्टेज में कहूंगा, अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है जब ये कुछ नए वेरिएंट का जो केस सामने आया है और जम्मू में भी शायद कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमारी बोर्ड की तरफ से हमेशा यही अपील रहेगी कि जितनी भी कोविड रिलेटेड एडवाइजरीज हैं, खास करके मास्क पहनने की, साफ सफाई रखने की और थोड़ी सी सामाजिक दूरी जिसको सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं वो बनाए रखने की यात्री कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये सभी के लिए हित में रहेगा। और हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि कहीं भी ज्यादा भीड़ अगर ना इकट्ठी हो तो वो सभी के लिए फायदेमंद है, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्यू मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, तो हर तरीके से ये चीज फायदेमंद रहती है। तो जो सरकार की एडवाइजरीज रहेंगी बोर्ड उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, इवॉल्विंग हेल्थ सिचुएशन को भी, और अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी ऐसी गाइडलाइन इशू करने की तो जरूर जारी। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए एक स्पेशल डेस्क हमारा पहले से ही इन प्लेस रहता है और अब पिछले 2 महीने से हमारा स्पेशल 24/7 कॉल सेंटर एक्टिव है इस फैसिलिटी के लिए, जहां पर टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने जिक्र सीईओ श्राइन बोर्ड अमरनाथ माता वैष्णो देवी और बता रहे थे कोविड गाइडलाइंस का और बाकी मामला का। आपको बताएं, आप देख रहे थे खबरनामा सनम के साथ। अभी इतना ही, जिंदगी रही तो दोपहर 4 बजे फिर होगी स्पेशल रिपोर्ट में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।